तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कोहला वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो पहले सभी भाई बहन एक सेकंड के टाइम निकाल के लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि कोहला वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था इन्होंने क्या कहा। तो ये सिद्धांत जो है इनका 1958 का है। तो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसमें हम देखते हैं कि कोहल वर्ग ने सबसे पहले बात की थी नैतिकता पर। किस पर बात की थी? नैतिकता पर। सबसे पहले इनके देखते हैं नैतिकता पर जो बात की थी। तो नैतिकता क्या कहलाती है? यह वह गुण है, नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। नैतिकता को कहाँ सीखते हैं हम? सामाजिक परिवेश से सीखते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। वह अच्छा या बुरा समाज से ही सीखता है। ये बात किसने कही? कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग ने कही कि जो बच्चा होता है वो समाज से ही सब सीखता है। इसके आगे देखते हैं इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितनी अवस्थाओं में किया? 6 अवस्थाओं में विभाजित किया एवं उन्हें सार्वभौमिक माना। उन्होंने जो 6 अवस्थाओं में विभाजित किया उन्हें क्या माना? सार्वभौमिक माना। सार्वभौमिक से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। चाहे हम हैं या आप भी, कोई भी बच्चा रहा हो या भी जो बच्चे हैं वो इन 6 अवस्थाओं से होकर जरूर गुजरते हैं। इसके आगे देखते हैं कि नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। इस क्रम को क्या नहीं किया जा सकता? बदला नहीं जा सकता। जैसे सबसे पहले शैशवावस्था आती है, इसके बाद बाल्यावस्था आती है, तो इन क्रम को बदला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल इसी क्रम में चलती हैं। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। बालकों में क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है जो कि नैतिक तर्क के आधार पर होती है। तो कोहल वर्ग ने कुल अवस्थाएं बताई हैं 6 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्त? 6 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर इनको 3 स्तर पर रखा है। इनने कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्थाएं बताई हैं जिनको 6 अवस्थाओं हैं। 6 अवस्थाओं को 3 स्तर पर रखा है, यानी एक स्तर पर 2 अवस्थाएं रखी हैं। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है पूर्व परंपरागत अवस्था। सबसे पहले क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, एक स्तर हुआ 2 अवस्थाएं। नंबर 1 आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कौन सी है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। और दूसरी रखी है अहंकार की अवस्था। और दूसरी जो इनका स्तर है, दूसरा स्तर है इनका परंपरागत अवस्था। क्या है? परंपरागत अवस्था। इन्होंने इसमें 2 अवस्थाएं रखी हैं। सबसे पहली है प्रशंसा की अवस्था और दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या है? बच्चा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और जो सामाजिक व्यवस्था है इसके प्रति क्या होती है? उसकी सम्मान होता है, बच्चे का सम्मान होता है। इन्होंने जो तीसरी स्टेज रखी है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर, यानी पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें उन्होंने 2 अवस्थाओं को रखा है, सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरी रखी है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस प्रकार इन्होंने 3 स्तर में 6 अवस्थाएं बताई हैं। आगे हम देखते हैं। इस प्रकार हम सभी अवस्थाओं को एक एक क्रम से पढ़ेंगे और सभी के बारे में देखेंगे कि कौन सी अवस्था में क्या है। तो सबसे पहले इनकी अवस्था आती है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें है जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति
प्री कॉन्वेंशनल स्टेज की कही जाती है। यानी जब बालक बाहरी तथ्य यानी बाहर के वातावरण से किसी घटना के आधार पर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, हम प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। इसमें उन्होंने जो 2 अवस्थाएं रखी हैं उसमें सबसे पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सबसे पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। इस अवस्था में बालक व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, व्यवहार बंद के व्यय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। जैसे बच्चे में देखा होगा कि यदि बच्चे को कोई डांट दे, पापा का डर लगता है बच्चे को, इससे वो अच्छा व्यवहार करता है। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार मानते हैं। और जो छोटी क्लास में बच्चा होता है या लगभग 3 वर्ष का, जो 4 वर्ष का बच्चा होता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को डरा कर पढ़ाया जाता है, बच्चे को डरा कर काम सिखाया जाता है और बच्चा करता भी है। बच्चा सोचता है कि बंद से बचने के लिए आदेश का पालन करना जरूरी है। और जो बच्चा है वो सही गलत का निर्णय कैसे करता है, दंड या पुरस्कार से करता है। जिसमें दंड मिलेगा बच्चे को उसे लगता है कि ये गलत है, और जिसमें पुरस्कार मिलेगा उसे लगता है ये काम सही है। बच्चा उसी प्रकार सीखता है और अपने आगे के कार्य करता है। इसमें दूसरी अवस्था जो आती है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इसमें बच्चे को क्या होता है, अहंकार होता है। इसमें देखते हैं इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। जो अहंकार की अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या सोचता है कि हमारी इच्छा जो है वो पूरी की जाए। यदि बच्चे को कोई मेले में ले जाओ और उसे खिलौना चाहिए तो खिलौना बिल्कुल वो लेकर ही रहेगा, ये बच्चे की अवस्था होती है। इसके बाद है उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा बच्चे को लगता है। कौन सी अवस्था में, अहंकार की अवस्था में। आगे है इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से है तो वह काम करता है, ऐसे अनैतिक नहीं समझता। यदि बच्चे को लगता है कि हम चोरी करके ये काम सही कर रहे हैं तो वो उसे लगता है कि ये कोई गलत काम नहीं है, ये काम कैसा है, सही है। एक बात कही है कोहल वर्ग ने, कौन कह रहा है, कोहल वर्ग। आगे देखते हैं कौन सी अवस्था है, परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था है इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार, इस अवस्था में क्या है, बच्चों का व्यवहार उनकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप और या कोई जो बुजुर्ग घर में होता है या उनसे बड़े होते हैं तो उन पर क्या होता है कि बच्चे से जो कह देते हैं वो बच्चा करता है। बच्चे को लगता है कि जो इन्होंने कहा वही सही है। और इसमें भी उन्होंने कितनी अवस्थाएं रखी हैं, 2 अवस्थाएं। नंबर 1 क्या है, प्रशंसा की अवस्था। कौन सी है, प्रशंसा की अवस्था। इसमें देखते हैं इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे कि वह प्रशंसा प्राप्त कर सके और बच्चा उस व्यवहार को ही वह अनैतिक मानता है जिससे प्रशंसा मिलती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। जिस माहौल में बच्चे को ढाला जाता है उस माहौल में बच्चा चला जाता है। अगली अवस्था इसमें रखी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। कौन सी है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये कौन सी, चौथी अवस्था है और दूसरे स्तर की दूसरी अवस्था है। इसमें देखते हैं, इसमें है उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है।
आगे है इस अवस्था में पहुंचकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहते हैं। ये कौन सी अवस्था थी बच्चे की? ये चौथी अवस्था थी, जिसे कहते थे सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। आगे है उत्तर परंपरागत स्तर। कौन सा है? तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर है। उत्तर परंपरागत स्तर को दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 है सामाजिक समझौते की अवस्था। क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है। व्यक्ति और समाज के बीच क्या होता है? एक समझौता होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारे दायित्व हैं कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। क्या करता है? समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा बच्चे को लगता है इस अवस्था में। परंतु इस अवस्था में यह समझा जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं इसमें दूसरी अवस्था है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। सार्वभौमिक का मतलब है सभी तरफ से, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसमें इसे विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं एवं अपने बनाए गए नियमों पर चलने लगता है। बालक इस अवस्था में अपने बनाए गए नियमों पर चलने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है, जो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था थी। ये लास्ट अवस्था थी दोस्तों। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कोहल वर्ग के सिद्धांत से जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें देखते हैं।